हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे आपके मैथ के 15 एमसीक्यू देखेंगे और साथ में कुछ जीके जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस बना रहे और आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से आपको हेल्प मिले। तो आगे लेकर चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जब मैं आंसर बोलता हूं तो उसी समय आपको भी आंसर बताना होगा। साथ में वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीन पर रोककर आंसर बता सकते हैं या सोच सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अंत में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। इससे आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन की तैयारी किस लेवल पर हो रहा है वो पता चलेगा। साथ में आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है और समय रहते आप कितना अच्छे से आंसर देते हैं। तो इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें नोटिफिकेशन के लिए। और मैं डेली लाइव मैथ का प्रैक्टिस करवाता हूँ 8 बजे से 9 बजे रात में। साथ में कुछ जीएस के क्वेश्चन होते हैं, तो इसे ज्वाइन करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें। तो लेके चलते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है कि दो कार एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा की ओर और दूसरी कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा की ओर जाती है। तो 2 घंटे की यात्रा के बाद उनके बीच कितनी दूरी होगी, वो किलोमीटर में बताना है। आपके पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है 70 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है 10 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है 25 किलोमीटर, डी ऑप्शन दिया है आपका 50 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 50 किलोमीटर। अब कहेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस तरह से आप देख लेंगे। तो यहाँ पे एक क्या है, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका उत्तर है और इधर आपका दक्षिण है। बोला है कि यहाँ से मान लो आपका मूल बिंदु से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है उत्तर की तरफ। 1 घंटे में 20 तो 2 घंटे में कितना, तो ये उत्तर की तरफ इस लाइन पे ये 40 किलोमीटर चल जाएगा। 1 घंटे में 20 तो 2 घंटे में कितना, 40। इसी तरह से पूरब की तरफ 15 किलोमीटर की गति से दूसरा आदमी चलता है, तो 1 घंटे में 15 तो 2 घंटे में कितना, 30। तो इस लाइन पे 30 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ पे पहुँच गया है, यहाँ इस पूरब में, यहाँ पे उत्तर में। तो ये दोनों की जो बीच की दूरी होगी कुछ इस प्रकार होगी। तो ये राइट एंगल बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ये आपका 40 है, लंब और आधार इसका कितना है, 30 है। इस तरह से पाइथागोरस निकालेंगे तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2500। और 2500 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन डी, मतलब ये आ जाएगा दोनों के बीच की दूरी 50। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा और मैथ का बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से। यहाँ पे दिया हुआ है कि 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि दर जो आपको दिया वो कितना है, 5%, समय कितना, 3 महीना। तो 3 महीना को यहीं पे हम क्या कर लें, 3/12 साल कर लें और ये निकल के आ जाएगा 1/4 साल। ठीक है, 1/4 साल। ठीक है, 12 महीना बराबर 1 साल, तो 3 महीना बराबर 1/4 साल। आपका एसआई जो दिया हुआ है साधारण ब्याज कितना है, 25। तो आप प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगा लेंगे, मूलधन का फॉर्मूला लगाएंगे। एसआई इंटू में आप लगाएंगे यहाँ पे 100 और बटे में कर लेंगे आर इंटू में टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एसआई कितना है, 25 और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला का ये कितना है, 100। फिर नीचे में आर आपका कितना है, 5 और समय कितना है, 1/4। तो यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा आपका, 5 बार में 25। ठीक है, और 4 यहाँ से 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो कुल मिला के आपके पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 2000। 5 4 ऊपर चलेगा तो 5 चौके 20, 20 पे 2 जीरो और लगा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 2000। तो प्रिंसिपल आपका कितना आने वाला है, 2000 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। मूलधन इस सवाल का 2000 होगा। आगे देखते हैं, इसी तरह का बहुत अच्छे कुछ सवाल मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। अच्छे मैथ के सवाल बनते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया हुआ है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो वह 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, गाड़ी की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 350। तो इस तरह के दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास जो दूरी आएगा वो कितना आ जाएगा आपका,
डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर जो आपके पास जो दूरी होगी वो आ जाएगा आपका 550, ठीक है। और आपके पास दिया हुआ क्या, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपके पास दूरी मीटर में है, और 36 किलोमीटर जो दिया हुआ है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से इसको गुना कर लें, तो 18 दूना 36, मतलब जो आपकी चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड होगा, या और आपका किलोमीटर में बात करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो पूछा कितने समय में पार कर लेगी, तो समय की बात कर रहा है तो टी बराबर आपका जो होता है टाइम बराबर दूरी बटे में चाल होता है। तो दूरी आपका कितना है 550 बटे में कितना है आपका चाल कितना है 10, 0 से 0 काट लेंगे तो समय आएगा कितना 55 सेकंड, 55 सेकंड इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बात करेंगे, आपके सामने होगा अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, दिया हुआ है कि राम अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब राम अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य अर्थात सीपी से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब एमआरपी रखता है। वह नकदी भुगतान के लिए 5% का छूट देता है, तो उस लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ, उस लाभ प्रतिशत को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, मान लो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 100, ठीक है, तो इसने क्या किया होगा 20% बढ़ा कर रखा होगा एमआरपी, तो 20% कितना हो जाएगा 120, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। अब 120 रुपये रखा, कोई नगद भुगतान करता है तो 5% का छूट देगा, तो 120 का 5% कितना होता है, तो 6 रुपये होगा। 6 रुपया कम में बेचेगा, 120 की जगह में इसको 114 में बेचेगा। अब यहाँ पे देखिए 100 में खरीदा था, 114 रुपया में बेच रहा है, तो इसे लाभ कितना हो रहा है, तो इसको लाभ हो रहा है 14%, 14% इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कितना हो जाएगा 14%, ठीक है। तो देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, और ये सवाल इसी तरह के आपको दिल्ली पुलिस में सवाल देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से, तो यहाँ से सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका जवाब देना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है कुछ इस प्रकार है। पहला टर्म यहाँ से देखिए, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 169 किसका होता है वर्गमूल, तो वर्गमूल ये, ठीक है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, ठीक है। अब 13 जब 269 में घटाएंगे तो ये फिर से बना देगा आपको, ये बना देगा 256, और 256 जब बनाएगा और इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो ये निकल के आएगा 16। 16 जब इसमें 240 में जोड़ोगे तो फिर से 256 होगा, और फिर से इसका जो वर्गमूल होगा 16 होगा, और 16 180 में जब 16 का जोड़ोगे तो ये आएगा आपका √196, और 196 का जो वर्गमूल होगा रूट स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा 14। तो जो आंसर आएगा पूरा सॉल्व करने पे वो कितना आएगा, डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा 14। आप चाहे तो इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। वैसे सवाल करने का एक और मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो सॉल्व आएगा, पहले लास्ट के जो वर्गमूल है उसका 13 आएगा, 13 मन में इसको में घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 256, यहाँ से आ जाएगा 16, और फिर आगे जब जोड़ेंगे 240 में 16, फिर से 256, फिर से इसके आंसर 16, 16 180 में जोड़ेंगे तो 196, 196 का कितना 14, और आंसर कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बात करते हैं अगला सवाल आपके सामने होगा। बहुत आसान सा सवाल है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सवाल दिया है यदि राम किसी काम को 15 दिन में और श्याम 25 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप देखिए इस सवाल को करने के लिए एक करता है 15 दिन में, दूसरा करता है 25 दिन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे, वो कितना निकल के आएगा आपका 75, और 75 क्या होगा TW टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा। 75 काम राम करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा 5 काम, तो 5 क्या होगा इसकी क्षमता हो जाएगी राम की। श्याम 25 दिन में करता है 75 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम। तो इस तरह से दोनों मिल जाएंगे तो ये टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, राम करेगा 5, श्याम करेगा 3, तो टोटल हो जाएगा काम 8। इस तरह से 75 काम करना है दोनों मिलकर। 75 एक दिन में 8 काम, 75 काम करना है तो करोगे 75 बटे में क्या कर लोगे 8 कर लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 9 सही 3/8, 75 बटे 8 या तो 9 सही 3/8। ऑप्शन ये पहला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दिया हुआ है क्या, कि राम अब किसी वस्तु को 20% की कमी करके बेचता है।
तो उसे मूल्य दाम पर बेचने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। जैसे क्या है, राम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होगा, वो 20% कम करके बेचता है, 20% कम करके बेचता है मतलब 80 रुपये में बेचता है। तो वो चाहता है कि 80 रुपये को वाला अब फिर से मैं 100 रुपये में बेचूं, तो इसको बढ़ाना कितना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा 80 से इसको 20 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 बटे में क्या कर लोगे 80 और गुने में क्या करोगे 100। ठीक है, तो ये क्या होगा प्रतिशत वृद्धि। तो 20 चौका 80 और 4 से ये 100 को काटोगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 25%। बच्चे इसको गलती से 20% लगा देते हैं क्योंकि 20% कमी किया था, तो वृद्धि करेगा तो कितना होगा 20%, जो कि 20% गलत है। आंसर सही आंसर इसका क्या है 25%। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा और अगला सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है क्या कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 75 अंक से फेल हो जाता है, वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह पास अंक से 30 अंक अधिक ले आता है। तो परीक्षा का कुल अंक जिसे पूर्णांक कहते हैं और पास अंक जिसे उत्तीर्णांक कहते हैं वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के सवाल को क्या करोगे कि 25% इसने लाया है, ठीक है, और 25% लाने से ये 75 नंबर से फेल हुआ है। क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, लिख लेंगे। दूसरे ने क्या लाया है 40%, तो 40% लाया है तो ये पास हुआ है और 30 नंबर अधिक ले आया है, पास प्लस 30 नंबर। तो इस तरह के सवाल करने पे क्या करोगे, ये दोनों का अंतर कितना है 15%। तो 15% और इधर ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 105। ठीक है, तो 15% बराबर 105, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 7। 1% बराबर कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो परीक्षा जो होता है 100% का होता है, तो 100% बराबर आंसर जो आएगा वो कितना आएगा कुल पूर्णांक 700। तो 700 इसका कुल पूर्णांक है। वहीं बात करेगा 700 क्या हो जाएगा इसका कुल पूर्णांक। ठीक है, वहीं पे बात करेगा आपका पास अंक कितना है। ठीक है ना, कितने अंक से वो पास हो जाएगा, पास मार्क्स जिसको कहते हैं। तो देखो 700 का कोई बच्चा है वो 25% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये 25 सत्ते कितना हुआ 175 अंक लाया, लेकिन वह 75 अंक से फेल हो गया। तो इसको फेल हो गया तो इसको पास होने के लिए क्या चाहिए 75 इसको दे दो, और इस तरह से पास अंक कितना हो जाएगा आपका 250, और 250 इसका सही जवाब। तो 700 इसका कुल पूर्णांक और 250 इसका पास अंक। आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, दिया हुआ यहाँ पे क्या कि 25 परिणामों का औसत 18 है, इनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 है, अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, तो 13वां परिणाम क्या होगा। तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है इस तरह का। ठीक है, ये औसत का आपका सवाल है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है 25 गुने में कर लोगे आप क्या 18, टोटल का 25 संख्याओं का 25 परिणामों का औसत क्या है 18, उसमें से आपको घटाना होगा। क्या घटाना होगा कि 12 जो संख्याओं का औसत कितना है तो 14 है। ठीक है, प्लस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 17 है। ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो ये आ जाएगा 25 को जब गुना करोगे आप कितना 25 18 गुने 25, तो 18 25 90, तो ये कितना आ जाएगा आपका 400। कितना आ जाएगा 18 25 90 9 और 450 होगा 450। और यहाँ पे कितना आएगा घटाव जो करोगे तो 168 प्लस में इधर चीज करोगे तो 204। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा 13वां से वो कितना आ जाएगा आपका 450 में अब 168 प्लस 204 को घटाओगे तो 78 आ जाएगा। 78 इसका सही जवाब हो जाएगा। बस इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। सरलीकरण से फिर से एक सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या, ये तीनों संख्या ये है, तो यहाँ पे दिया हुआ है a का क्यू, ठीक है, माइनस में b का क्यू। ठीक है, नीचे में दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस में ab और प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, मान लोगे 658 को a मानोगे तो a का क्यू हो जाएगा, और 328 को b मानोगे तो b का क्यू, तो a का क्यू माइनस b का क्यू। नीचे में 658 को a माना हो तो a का स्क्वायर, फिर क्या है a और b, फिर प्लस में क्या है b स्क्वायर। तो इसका ऊपर वाले का जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है a माइनस का b होता है। ठीक है,
और गुने में होता है ए का स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचेगा क्या है ए माइनस बी। और ए माइनस बी कितना है 658 माइनस में करोगे 328, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 330। कितना आ जाएगा आपका 330, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी रहेगा क्यूब में, जब भी रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो ऊपर वाले को जो भी रहेगा उसको घटा के आंसर सीधा लिखना है, इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं प्लस रहेगा ऊपर में, यहाँ पे बीच में प्लस होता तो क्या करते जोड़ देते, माइनस रहेगा तो क्या करोगे घटा दोगे और सीधा आंसर बता दोगे। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है क्या कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर जो शेषफल होगा वो क्रमशः क्या होगा। 20 से जब भाग दोगे तो शेषफल 14 बचेगा, 25 से भाग दोगे तो 19, और 35 से भाग दोगे तो 29, और 40 से भाग दोगे तो 34। देखिए प्रत्येक बार जो है ये दोनों का डिफरेंस जो निकालोगे, अंतर निकालोगे, 20 और 14 का अंतर कितना होगा 6। ठीक है, 25 और 19 का अंतर कितना होगा 6। फिर इस तरह से देखोगे 35 और 29 का अंतर कितना होगा 6, और 40 का 34 का अंतर क्या होगा 6। तो इस सवाल को करने का जो तरीका है वो क्या करोगे, इन सभी को 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम लोगे। क्या लोगे एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वो निकल के आएगा 1400। ठीक है, इसमें से आप 6 घटा लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1394। कितना आएगा 1394, और इसका सही जवाब क्या होगा 1394। 1394 वह संख्या होगी जब आप 20 से भाग दोगे तो 14 शेषफल बचेगा, 25 से भाग दोगे 1394 में तो 19 शेषफल बचेगा, 35 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 29, और 40 से भाग दोगे तो बचेगा 34। ठीक है, तो समझ पाए होंगे आशा करता हूँ। आगे देखता हूँ सवाल दिया हुआ है कि वह 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 88 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखना है और 88 से भाग देने पे पूरी भाग लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9999। इसको 88 से आप भाग दोगे, इसको जब 88 से भाग दोगे तो भागफल आएगा 113 और शेषफल बच जाएगा 55। ठीक है, यही शेषफल को आपको घटाना है। 9999 में शेषफल को घटाओगे तो यह आ जाएगा आपका 9944, और ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्या किया मैंने कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999, 88 से भाग दोगे तो 113 बार में जाएगा और कुछ शेषफल बचेगा कितना 55, और वही शेषफल को घटा लेना दोबारा किसमें 9999 में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, और आंसर बता देना है। आगे देखते हैं सवाल दिया हुआ है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो मान लो कि आपका जो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 है, अब वो 20% हानि पर बेचता है, तो 20% हानि पर बेचने का मतलब होता है 80 रुपये में बेचेगा। 5% बाद में लाभ कमाना चाहता है, तो ये 5% लाभ कमाएगा तो बेचना कितना पड़ेगा 105 में। तो पहले बेचता था 80 में, अब जो विक्रय मूल्य कितना हुआ 105। विक्रय मूल्य बढ़ा कितना, तो विक्रय मूल्य बढ़ गया है 25। अब 25 नहीं है, विक्रय मूल्य जो बढ़ाने की बात बोला है कि विक्रय मूल्य को 100 बढ़ाने पे, तो 25 को 100 बनाना पड़ेगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो आपने सीपी माना इसको भी 4 से गुना करके इसका आंसर क्या बताओगे 400। तो इसका सही जवाब क्या होगा 400। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो कितना है 400। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सीपी 100 रुपये माना, 20% कम पे बेचोगे तो 80 में बेचोगे। अब क्या है हमें लाभ कमा रहा है 5%, तो 100 का सामान 105 में बेचना पड़ेगा। तो पहले जो विक्रय मूल्य 80 था, बाद में विक्रय मूल्य 105 हुआ, विक्रय मूल्य बढ़ाया कितना 25 नहीं 100 बढ़ाने की बात हो रही है। तो 25 को 100 बनाओ 400 गुना, तो 100 को 400 गुना करोगे तो 400 इसका सीपी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अब यहाँ से कुछ जीके जीएस का सवाल है तो फटाफट इसका जवाब हम लोग देंगे यहाँ पे। तो जीके जीएस में है, क्योंकि आपको दिल्ली पुलिस में 50 नंबर जो है वो जीके जीएस करंट अफेयर का है, 35 नंबर आपका रीजनिंग का है और 15 नंबर मैथ का है। तो जीके जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे जीके जीएस। और जीके जीएस का पहला सवाल आपके सामने है, और पहला सवाल ने पूछा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
तो यहाँ पूछा विटामिन ए की कमी से, तो रतौंधी या तो नाइट ब्लाइंडनेस। आगे बात करते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपको पूछा है जूल की इकाई क्या है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ऐसा पूछा हुआ है कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ऊर्जा का, बल का, दबाव का, तापमान का। तो जूल आपका ऊर्जा की एसआई यूनिट है, ठीक है, इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई जूल कहते हैं। वर्क का, कार्य का भी इकाई जूल होता है। वहीं पे बल का इकाई पूछेगा तो न्यूटन होता है, और सी दाब का इकाई पूछेगा तो पास्कल होता है या तो न्यूटन पर मीटर होता है। तापमान का इकाई पूछेगा तो केल्विन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दाब का न्यूटन मीटर या तो पास्कल। आगे बात करते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल आपके सामने है, और अगला सवाल पूछा हुआ है करंट अफेयर का है, बहुत बढ़िया सवाल है। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि 21 अप्रैल 2019 को बॉलीवुड के किस एक्ट्रेस को दूसरी बार दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। कौन ऐसी एक्ट्रेस थी जिसे 21 अप्रैल 2019 को बॉलीवुड की दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट के द्वारा नवाजा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यहना कुमरा। यहना कुमरा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसको दूसरी बार दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। ये सोनी टीवी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये छोटे पर्दे पे और बड़े पर्दे पे भी काम कर चुकी हैं। आगे बात करेंगे अगला सवाल आपके सामने है, फिर से करंट अफेयर है। दिया हुआ है कि 16 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनने वाली 358 वर्ष के इतिहास में पहली महिला बनी। तो इसका सही जवाब आप देंगे, पहला ऑप्शन है गगनदीप कंग, दूसरा ऑप्शन है वर्षा कौल, तीसरा है बबीता गर्ग, और सी ऑप्शन है नवज्योति भारती। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा गगनदीप कंग। गगनदीप कंग 358 वर्ष के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला है जो ब्रिटेन की फेलो रॉयल सोसाइटी की सदस्य बनी। आगे बात करते हैं अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात किया जाए तो ऑप्शन ए अकबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन बाबर, और डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाबर। बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन बने, बाबर ने, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला सवाल आपके सामने है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किसके से संबंधित है। तो बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बुलंद दरवाज़ा ऑप्शन दिया है शेरशाह, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। अकबर ने गुजरात की लड़ाई जीतकर गुजरात एक्सपेडिशन में से संबंधित जब वहाँ से जीतकर जय होकर आए थे तो उसी के अदगार के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाए थे। ये बुलंद दरवाज़ा आपके यूपी के, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में है, ध्यान रखेंगे, ये इससे सवाल बहुत बार पूछता है, और अकबर ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। आगे सवाल देखेंगे, अगला सवाल आपके सामने होगा, विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन है। तो विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को गवर्नमेंट रूप से अपनाने वाला देश कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चीन। चीन एक ऐसा कंट्री है जो वन चाइल्ड वन फैमिली प्रोग्राम लेकर आया था और इसे बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में लागू किया था। तो वैसे बात किया था विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को किसने लाया था, तो भारत ने लाया था, लेकिन भारत ने इसे लागू नहीं कर पाया था और चीन ने इसे लागू करके दिखाया है। आगे देखते हैं अगला सवाल। तो ये आपका अंतिम सवाल था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इसमें कुछ सजेशन देना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा और शाम में 8 बजे से 9 बजे तक रोज़ आपका
दिल्ली पुलिस का मैथ का प्रैक्टिस चलता है, जीके जीएस का प्रैक्टिस चलता है, तो उस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।